देखिए, और अब से ठीक 13 घंटे बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। 13 घंटे का वक्त बाकी है और इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच वैक्सीन लगा चुके लोगों से संवाद कर सकते हैं। कल का दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बेहद अहम दिन। कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल, कई तरह की कंफ्यूजन, कई सवाल और राजनीति भी हो रही है। इसलिए आज हमने तय किया कि देश हित में वैक्सीनेशन से जुड़े आपके मन की सारी कंफ्यूजन, सारे सवालों के जवाब हम देंगे, सारी दुविधा दूर हम करने की कोशिश करेंगे। इस समय मेरे मन में भी यह सवाल है कि वैक्सीन लगाने के लिए मेरा नंबर कब आएगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आपका नंबर कब आएगा, तो सबसे पहले देश हित में हम आपको भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अगले 20 मिनट अगर आप हमारे साथ रहे तो वैक्सीन को लेकर कोई सवाल आपके जहन में नहीं रहेगा, ये हम दावे से कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका नंबर कब आएगा, ये जानिए। ये दिल्ली का वैक्सीनेशन सेंटर है। देश के ऐसे 3000 से ज्यादा सेंटर हैं जहां 13 घंटे बाद वैक्सीन लगाने की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन के पहले दिन 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कल वैक्सीन लगाई जाएगी, उन्हें फोन कॉल के जरिए और मैसेज के जरिए ये बताया जा रहा है कि उन्हें किस सेंटर पर आकर वैक्सीन लगवानी है। ये जानकारी आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपका नंबर आएगा तो आपको भी कुछ इसी तरह से सूचना दी जाएगी। वैक्सीनेशन के पहले दिन जिन लोगों को मैसेज या फोन कॉल के जरिए बुलाया गया है, उनमें से एक डॉक्टर संदीप नायर भी हैं। 1 साल से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर संदीप नायर वैक्सीनेशन के लिए आमंत्रण वाले मैसेज से बेहद खुश हैं और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, लगाना है, जितनी जल्दी होगी हमने ज़रूर लगाना है। और क्योंकि हम कोविड के पेशेंट्स पिछले 11 महीने से देख रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं और हमें मालूम है कितनी गंदी बीमारी है। सो हम उससे ज़रूर बचना चाहेंगे और एज अ हेल्थ केयर वर्कर डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही लगानी है, तो हम ज़रूर लगाएंगे अपने आप को ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। अब उस सवाल का जवाब जो हमने सबसे पहले पूछा था, वैक्सीन लगाने वालों की लिस्ट में आपका नंबर कब आएगा? जवाब स्वास्थ्य मंत्री से सुनिए। फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स, उसके बाद साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और फिर आने वाले फेजेस में 50 साल से ऊपर के लोग और फिर 50 साल से नीचे के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं। जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब एक तरीके से आप समझिए कि एक प्रायोरिटी लिस्ट है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स पे फ्रंटलाइन वर्कर्स, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है। ये बात सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान से ही दुनिया में फैला। वुहान वायरस तक इसको कहा गया। 1 साल में पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में आ गई। 1 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के हवाले से कहा था कि कोरोना के इंसान से इंसान में फैलने के प्रमाण नहीं मिले, ये कहा था। अब 1 साल बाद उसी WHO ने चीन के वुहान में जांच के लिए एक टीम भेजी और जांच करने वाली टीम के 13 सदस्यों को चीन ने क्वारंटीन कर दिया। चीन ने सच छिपाया। एक और आपके जहन में सवाल होगा कि क्या कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? क्या कोवैक्सीन, सवाल उठ रहे हैं, सुरक्षित नहीं है क्या? सेफ है या नहीं है? क्या वैक्सीन कोरोना के नए स्ट्रेन पर असरदार नहीं है क्या? ऐसे और भी कई अफवाहें हैं, कई इस तरह के सवाल हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देश के बड़े डॉक्टर से सुनिए इन्हीं अफवाहों की सच्चाई। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूं कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इस तरह के मैसेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के वीडियो भारत के बताकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन से नुकसान हो जाएगा। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से नपुंसक होने का खतरा है। क्या वाकई वैक्सीन लगाने से नपुंसक होने का खतरा है?
हमेशा गो फॉर द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ही ठीक होता है। इन फालतू की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल हमारे को कोई भी एक भी सिंगल केस भी ऐसा नहीं है कि जिसने इनफर्टाइल कर दिया हो, या फीमेल को या मेल को। ये सब फालतू की अफवाहें हैं। वैक्सीन लगाने से मौत भी हो सकती है। पास्ट में इतने सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आज तक कभी किसी की ऐसे रिपोर्ट नहीं की गई कि डेथ हो गई है। तो इस पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ये शंका तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए कि इस वैक्सीन से स्पेसिफिकली कोई डेथ होगी। क्या कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? इंडिया की जो वैक्सीन है, कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड वाली या कोवैक्सीन, उनसे एलर्जिक रिएक्शंस होने की भी संभावना कम है, क्योंकि उसमें वो लाइपोप्रोटीन जो कंपोनेंट है वो मिसिंग है, वो नहीं है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन असरदार नहीं। ये बड़ी जल्दी ट्रांसमिसेबल होता है, जल्दी जल्दी फैलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा गंभीर रूप होता है। गंभीर रूप तो पुराना कोरोना भी कर रहा था, बट ये जल्दी जल्दी फैलता है। और दूसरा, ये बच्चों को भी इन्वॉल्व करता है, जबकि प्रीवियस कोरोना बच्चों से थोड़ा कम इन्वॉल्व उनको करता था। नाउ अभी तक जितनी स्टडीज देखी गई है, जितनी भी वैक्सीन आई हैं, उस स्ट्रेन को भी कवर कर रही हैं। वैक्सीन लगाने पर डीएनए बदल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक वैक्सीन लगाने से किसी आदमी का डीएनए चेंज हो जाए। डीएनए ऐसे इतनी आसानी से किसी का चेंज नहीं होता है। वैक्सीन पर दुष्प्रचार से दुखी देश के 49 डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने एक ओपन लेटर लिखा है। भारत वैक्सीन आपूर्ति में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। हमारी वैक्सीन 188 देशों में निर्यात की जा रही है। फिर भी कुछ लोग मीडिया में बयान देकर भारत के वैज्ञानिक समुदाय को बदनाम कर रहे हैं और वैक्सीन को लेकर राजनीति से प्रेरित बयान दे रहे हैं। इस तरह के बयानों से भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। ऐसे में आप किसी भी भ्रम में ना आए और वैक्सीन पर सरकार और डॉक्टरों की बात पर ही भरोसा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कोरोना को ना हम सबको मिलकर हराना है, और कोरोना को हराना है तो कोरोना से जुड़ी अफवाहों को भी हमको हराना होगा। भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई मेड इन इंडिया वैक्सीन की बदौलत जीतेगा, ये हम कह सकते हैं। अब सवाल है कि कितने की होगी वैक्सीन, ये तो हर कोई जानना चाह रहा है। भाई कितने की होगी वैक्सीन, की कीमत क्या होगी, कितने पैसे खर्च होंगे वैक्सीन के लिए, सरकार के लिए और आपके लिए वैक्सीन की कीमत में कितना अंतर है? सबसे बड़ा सवाल, जवाब जान लीजिए। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत की 2 वैक्सीन है और ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन है। अब आते हैं कीमत पर। सरकार को कोविशील्ड वैक्सीन 200 रुपए में और कोवैक्सीन 206 रुपए में मिल रही है। लेकिन अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं जब वो बाजार में आएगी तो उसकी कीमत 1000 रुपए हो सकती है। कोविशील्ड ने दामों का खुलासा कर दिया है और कोवैक्सीन की कीमत भी 1000 रुपए के आसपास ही रखे जाने की बात चल रही है। हालांकि इस समय आप वैक्सीन खरीद नहीं सकते, लेकिन आपको बताते हैं कि भारत में बनी वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन कैसे है। ये जो 55 लाख हैं, इनमें से 38,50,000 डोजेज ऐसी हैं जिनकी कीमत 295 रुपए प्रति डोज है। तो अगर आप ये पूरे 55 लाख का दाम देखें, क्योंकि हम भुगतान 38,50,000 का ही करेंगे और 16,50,000 फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी, तो उसकी प्रति डोज की कॉस्ट 206 रुपए होती। यानी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन अब तक बनी है, उनकी कीमत भारत में बनी वैक्सीन से 3 से 14 गुना तक अधिक है। ठीक है, मतलब आप जान गए कि 200 रुपए की आपको मिलेगी, सरकार को मिलेगी, और आपके लिए 1000 रुपए की वैक्सीन होगी। अब आपको ये जानना आप जरूर चाहेंगे कि अगर हम वैक्सीन लगाने जाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, मतलब आपकी बारी अगर आएगी तो आपको वैक्सीन सेंटर पर कितना समय देना होगा। सबसे बड़ा सवाल, ये जान लीजिए इसका जवाब। जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मक्कड़ दिल्ली के मैक्स अस्पताल पहुंची। देश के 3000 वैक्सीन सेंटर्स में से एक सेंटर यहां भी है। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और कितने समय में पूरी हो जाएगी, अब इसके बारे में जानिए।
यहाँ पर आने के बाद जब आपका नाम वेरीफाई हो गया कि आपका नाम लिस्ट में है, आपको इंजेक्शन लगाना है, उसके बाद अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के लिए आपको इन चेयर्स पर बैठना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क यहाँ पर लगा दिए गए हैं। एक एक हिस्सा छोड़कर बैठे, जहाँ क्रॉस के निशान है वहां पर नहीं बैठना है। यानी जो लोग वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे, उन्हें सबसे पहले काउंटर नंबर 1 पर जाना होगा। काउंटर नंबर 1 यानी वो जगह जहां पर लोगों को पहचान पत्र दिखाना होगा। यहां आपको 5 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन रूम में जाना होगा, जहां कोविन पोर्टल पर आपकी जानकारी का वेरिफिकेशन होगा। यहाँ भी 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। रजिस्ट्रेशन डेस्क भी है और वैक्सीनेशन रूम भी है। आप बार बार एक कोविन पोर्टल के बारे में सुन रहे हैं, वही कोविन पोर्टल यहाँ पर एक्टिवेटेड रहेगा, जहाँ एक अधिकारी रहेंगे और कोविन की एंट्री करने के लिए यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे। यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर जिसको वैक्सीन लगनी है वो यहाँ पहुँच चुका है, पहले उसका नाम दर्ज होगा और उसके बाद उसको जैसे ही वैक्सीन लगती है तो उसको वैक्सीन लग गई वो भी कोविन पोर्टल में दर्ज होगा। वैक्सीनेशन सेंटर का तीसरा काउंटर है वैक्सीनेशन रूम, जहां वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन रूम में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट देने होंगे, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक रहना होगा। एक पेशेंट को करीब 30 से 45 मिनट लगेंगे हमारे पास, क्योंकि इंजेक्शन के बाद मैंडेटरी होता है कि 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रखा जाए ताकि उनको कोई एडवर्स रिएक्शन ना हो। यानी वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने की प्रक्रिया 45 मिनट में हो सकती है। वैसे आपको एक रोचक जानकारी दे दें, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वैक्सीनेशन की पूरी कमान महिलाएं संभाल रही हैं। अच्छा, सोचिए कोई और सवाल अगर आपके जहन में हो। मतलब हमने बता दिया कितने की वैक्सीन लगेगी, सरकार को 200 और आपको मिलेगी 1000 रुपए में। कितना टाइम लगेगा? 30 से 45 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में टीका लगेगा, ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा 30 मिनट, मतलब आप पौना घंटा मान के चलिए, 30 से 45 मिनट। अब सरकार ने ऐलान भी कर दिया है, मैंने आपको बताया कि हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई है। पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 50 साल से ऊपर के बुजुर्ग जो हैं वो और 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये प्रायोरिटी लिस्ट है। अब आपके जहन में आप हो सकता है ये मानकर चल रहे हैं कि ये सवाल होगा कि जिन्हें वैक्सीन लगेगी उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। मतलब अगर आपको वैक्सीन लगवानी है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दरअसल इसके लिए सरकार ने कोविन पोर्टल तैयार किया है, कोविन पोर्टल, जिसको कल प्रधानमंत्री लॉन्च करने जा रहे हैं। आप इस वक्त जिस वेबसाइट की तस्वीर देख रहे हैं, इसी वेब पोर्टल के जरिए वैक्सीन लगवाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। ये पोर्टल है www.cowin.gov.in। देश के जिन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहले चरण में वैक्सीन लगने वाली है, उन लोगों ने खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पर अस्पतालों में उनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही करवाया गया है। अब उनको मैसेज के जरिए बताया जाएगा कि उनको वैक्सीन कब और कहां मिलने वाली है। कल प्रधानमंत्री मोदी आधिकारिक तौर पर इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल सुबह 10:30 बजे औपचारिक उसकी शुरुआत भी करेंगे। सारे देश के जो कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे सेनानी हैं, उनको अपना आशीर्वाद भी देंगे। कोविन पोर्टल पर अभी आम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके लिए आने वाले दिनों में कोविन ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके जरिए वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। कोविन ऐप जब लॉन्च होगा तब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करना होगा और कुछ इस तरह से कोविन ऐप में आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान पत्र जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। जब आपको वैक्सीन लगेगी तो ऐप से ही आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और दूसरे डोज के लिए आपको रिमाइंड भी करवाएगा कोविन ऐप। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा।
दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो बिना कोविन ऐप के भी आपको दूसरी प्रक्रिया के तहत टीकाकरण के लिए रजिस्टर कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, अभी कुछ देर पहले, 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उनकी तरफ से बताया गया कि 16 जनवरी कल इंडिया बिगिंस द पैन इंडिया रोल आउट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव। मतलब कल से देश भर में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉन्च विल टेक प्लेस एट 10:30 AM टुमारो। कल सुबह 10:30 बजे लॉन्च, जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, टीकाकरण अभियान, कल सुबह 10:30 बजे ये लॉन्च किया जाएगा। अभी 2 मिनट पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। कल बहुत बड़ा दिन है, यकीन मानिए। देखिए, वैक्सीन को लेकर ऐसी अफवाहें फैलाई गई, यकीन मानिए डॉक्टर्स भी डर गए। प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि दुष्प्रचार पर मत जाएं आप। लेकिन ऐसे डॉक्टर्स को हम, भोपाल के हरिदेव की सोच जो है, या हरिदेव को हम सुनाना चाहेंगे, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन वो देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर भरोसा करते हैं और कल वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। शायद मुझे डर रहेगा कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो। स्टार्ट होने के बाद देखना है कि क्या कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा ना लोगों में कि कोविड से ज़्यादा कुछ बीमारी फैले। वो भी एक बहुत बड़ा चिंता का मसला है। ये वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन के नाम से डर रहे हैं। कोरोना को हराने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने 8 महीने की मेहनत और तपस्या से भारत को वैक्सीन में आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में जब देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर कोरोना वैक्सीन पर मुहर लगा चुके हैं तो फिर डरने की क्या बात है। वैक्सीन के नाम पर खुद डरने वालों और दूसरों को डराने वालों को भोपाल के एक शख्स से मिलवाते हैं। यहाँ वहाँ बिल्कुल मत थूकिए, आप लोग स्वच्छता बनाए रखिए। छोटे बड़े बच्चे सभी लोग मास्क लगा के रखिए। लोगों को स्वच्छता और मास्क लगाने का संदेश देने वाले ये हैं हरिदेव। हरिदेव मध्य प्रदेश के जेपी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड हैं और कल एमपी में सबसे पहले इन्हें ही वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने से पहले हरिदेव का जोश कितना हाई है, आप भी सुनिए। वैज्ञानिकों ने बनाई है, उन पे हमें भरोसा है, तब वहाँ से चल के यहाँ वैक्सीन आई है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनी हुई है, इसमें डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मेरे जैसा। जैसे मैं छोटा सा गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड होकर आगे बढ़ के लगवा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लगाइए, डरने की कोई जरूरत नहीं। हरिदेव के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स में शामिल 11 सफाई कर्मियों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के अलावा देश के जाने माने डॉक्टर भी वैक्सीन से डर को बेकार बता रहे हैं। इसकी सुरक्षा के बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। दुनिया की जो सुरक्षा के जो मानक हैं, उन सारे मानकों पर हमारी दोनों वैक्सीन जो कल दी जाएंगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन सारे मानकों पे ये पूरी तरह सुरक्षित उतरती हैं। उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी न्यूज की भी यही सलाह है कि वैक्सीन के मामले में मेडिकल एक्सपर्ट की राय सबसे अहम है और जब डॉक्टर्स देश की दोनों वैक्सीन को सेफ बता रहे हैं तो आप वैक्सीन से बिल्कुल मत डरिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छा, मतलब इसका कहने का मतलब भरोसा रखिए डॉक्टर्स पर, वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा रखिए। जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे हिंदुस्तानी, वैसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जो वैक्सीन है उसमें भी एक तरीके से सबसे आगे हिंदुस्तानी है। अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा रखिए। देखिए, देश के 130 करोड़ लोगों में से सरकार ने जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य तय किया है। 130 में से 30 करोड़ जुलाई तक। इसके बाद देश के बाकी लोगों को भी वैक्सीन लगेगी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी। शनिवार को कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ होगी। आने वाले दिनों में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन सरकार ने तय किया है कि कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी। इसमें छोटे बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। किसी गर्भवती महिला को वैक्सीन नहीं दी जाएगी।
हर एक वैक्सीन का अलग तरीका होता है। अभी कोविड के वैक्सीन में अभी तक बच्चे को हम नहीं दिए हैं और हम नहीं रिकमेंड करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया विल रिकमेंड वेदर द वैक्सीन इज फिट टू बी गिवन फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एज ब्रैकेट्स। बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार करने के लिए अभी रिसर्च चल रही है। उसके लिए वैक्सीन तैयार होने में 6 महीने तक लग सकते हैं। इसलिए सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं दी है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन साइड इफेक्ट्स को लेकर हर किसी के ज़हन में सवाल है। तो नुकसान तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। साइड इफेक्ट्स को लेकर कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ लोग साइड इफेक्ट के नाम पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एजेंडा भी चला रहे हैं। इसलिए आपको वैक्सीन के साइड इफेक्ट का सच जानना बहुत जरूरी है देश हित में। बहुत से लोग मुझसे भी ये सवाल पूछ चुके हैं कि क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। मैंने स्वदेशी कोवैक्सीन में ट्रायल वॉलंटियर के तौर पर हिस्सा लिया और टीका लगवाया। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी देर बाद हल्का बुखार आया था। आप इसे वैक्सीन का साइड इफेक्ट कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मुझे वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीन का साइड इफेक्ट अगर दिखता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये समझिए कि वैक्सीन का असर हो रहा है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल फेज में कुछ साइड इफेक्ट देखे गए थे, जैसे जहां वैक्सीन लगी वहां दर्द होना, जहां वैक्सीन लगाई गई वहां सूजन, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द और ठंड लगना, बुखार और सिर दर्द। लेकिन ये साइड इफेक्ट उतने गंभीर नहीं हैं जिनकी वजह से डरा जाए। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। अगर आप साइड इफेक्ट के डर से वैक्सीन नहीं लगाने का मन बना रहे हैं तो अपना मन बदलिए और वैक्सीन लगाने के लिए तैयार रहिए। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको वैक्सीन लग गई तो क्या पूरी तरीके से सेफ है क्या? मतलब वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना नहीं होगा क्या? वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नहीं होगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। आपको हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ये तस्वीर याद है? पिछले साल अनिल विज वैक्सीनेशन के क्लिनिकल ट्रायल में शामिल हुए थे, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो कोरोना से संक्रमित हो गए। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन की एक डोज पड़ने के बाद ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि अब कोरोना नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन लगने के लिए आपकी जब भी बारी आए और आपको जब वैक्सीन लगाई जाए तो उसके बाद ये मत समझिएगा कि आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता। पहली डोज लगेगी, उसके 28 दिन बाद आपको वैक्सीन की दूसरी डोज लगेगी और दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही आपके शरीर में कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इसीलिए डॉक्टर वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आपको 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। पहली तस्वीर किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की मार्च की, और इस मार्च के दौरान राहुल गांधी ने आज फिर देश के संविधान का अपमान किया और उस खालिस्तान को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया जिसकी वजह से देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और पवित्र स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर सिंघू बॉर्डर की, जहां पर जी न्यूज को एक डराने वाली तस्वीर दिखाई दी। वो स्क्रीन पर तस्वीर हम लेकर आएंगे और ये तस्वीर जो है वो आपको बता देते हैं। ये तस्वीर है आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरा वाले की, वही आतंकवादी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी की हत्या हुई। लेकिन आज राहुल गांधी खालिस्तान से अनजान। शायद राहुल गांधी अपनी दादी की हत्या के पीछे जो सोच थी या जो चेहरा था उसे भूल चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों? आज देशहित में हम आपको इसी सवाल का जवाब दिखाने जा रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में ये खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है।
जी न्यूज को खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले का ये टेंट आज उस वक्त दिखाई दिया जब किसान आंदोलन के 50 दिन बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कृषि बिल के विरोध के लिए जंतर मंतर पहुंचे। और जब राहुल से किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ का सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा, क्या किसान खालिस्तानी हैं? अब देश के किसान खालिस्तानी हो गए। देश के किसान खालिस्तानी हो गए मतलब क्या बात बोल रहे हैं आप? लाखों लोग मतलब लाखों किसान बाहर आए, आप उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं, मतलब शर्म तो करिए। सवाल है कि राहुल गांधी जंतर मंतर तो गए, लेकिन वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर क्यों नहीं गए? राहुल क्यों किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ की अनदेखी कर रहे हैं? राहुल क्यों किसान आंदोलन में आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की मौजूदगी से अनजान है या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो जरनैल सिंह भिंडरावाले जो राहुल गांधी की दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, जो खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसकी वजह से पवित्र स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और सैकड़ों लोग मारे गए। उसी खालिस्तान और खालिस्तान के आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले से अनजान राहुल सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों को खालिस्तानी क्यों कहा जा रहा है? उनके जो मतलब बेटे मतलब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। चाइना जो अंदर आया है, क्या नरेंद्र मोदी खड़े वहां पे? नरेंद्र मोदी ने कुछ बोला ही नहीं। चाइना मतलब हजारों किलोमीटर जमीन ले रखी है, किसके बेटे वहां खड़े हैं? वो खालिस्तानी है क्या बात कर रहे हैं? सवाल यह है कि राहुल गांधी खुद क्यों सिंघू बॉर्डर जाकर खालिस्तान के सच का सामना नहीं करते? क्यों राहुल गांधी किसानों के बीच खालिस्तान की एंट्री पर चुप है? क्या राहुल गांधी अपनी दादी और प्रधानमंत्री के कातिलों को भूल गए? क्या राहुल गांधी आतंकवादी और किसानों का फर्क भूल गए? क्या राहुल गांधी आतंकवादियों को किसान मानने लगे हैं? राहुल गांधी को कोई राजनीति में गंभीरता से नहीं लेता है और दशकों से राजनीति करने के बावजूद आज भी वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, अपरिपक्व पॉलिटिशियन, और इस तरह के जब वो बयान देते हैं तो वो खुद दर्शाते हैं कि क्यों कांग्रेस आज भारत में खत्म होती जा रही है। और सवाल यह भी है कि कांग्रेस को किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ के कितने सबूत चाहिए? आज देश में कांग्रेस के लिए जी न्यूज के पास एक और वीडियो है जो सबूत है कि किसान आंदोलन में कैसे खालिस्तान की पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और सिंघू बॉर्डर खालिस्तान की गतिविधियों का बड़ा अड्डा बन चुका है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उद्देश्य में आपको इस वक्त की बड़ी खबर भी हम दे देते हैं। चीफ जस्टिस बोबड़े को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है। किसानों की ट्रैक्टर रैली को ना रोके चीफ जस्टिस, ये कह रहा है एसएफजे यानी सिक्स फॉर जस्टिस। ये 1990 नहीं 2021 है। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं भारत में ये संगठन प्रतिबंधित संगठनों में आता है और ये जो संगठन है ये दरअसल खालिस्तानी समर्थक संगठन है और ये भारत में प्रतिबंधित है। और अब ये भारत के चीफ जस्टिस को धमकी देने पर उतर आया है। अब जरा सोचिए, जो खालिस्तानी आतंकवादी सिख धर्म के 10 गुरुओं के सिद्धांतों और आदर्शों के खिलाफ है, जिस जनरल सिंह भिंडरावाला के कहने पर खालिस्तानी आतंकवादियों ने भगवान के घर को युद्ध का मैदान बना दिया था, उस खालिस्तानी आतंकवाद की सोच सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में खुलेआम घुसपैठ कर चुकी है। अभी तक सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तान समर्थकों के चेहरे दिखाई देते थे, लेकिन जी न्यूज पहली बार, जी हां पहली बार आपको किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरे यानी जनरल सिंह भिंडरावाला की पोस्टर दिखाने जा रहा है। दरअसल ये सबूत है कि किसान आंदोलन की आड़ में बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है, खालिस्तान की घुसपैठ हो चुकी है और इस पर फौरन ब्रेक लगाने की जरूरत है। ये दिल्ली का सिंघू बॉर्डर ही है, किसान आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़। किसान आंदोलन के गढ़ में खालिस्तान की जमीन कैसे तैयार हो रही है, उस पर यह जी न्यूज का नया खुलासा है।
किसान आंदोलन के जरिए भारत में खुलेआम कैसे किसान आंदोलन की आग भड़काने का काम हो रहा है, ये उसी का सबसे बड़ा खुलासा है। किसान आंदोलन में ये नीले रंग का खालिस्तान का टेंट गड़ा हुआ है और टेंट पर जो तस्वीर है वो खालिस्तानी आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा जरनैल सिंह भिंडरावाले है। किसान आंदोलन को खालिस्तान की सोच पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी है। यही वजह है कि पहले खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे और अब खुलेआम किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाला के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। हमें किसान आंदोलन में कई जगह पर आतंकवादी भिंडरावाला के पोस्टर दिखाई दिए, वो भी खुलेआम। आतंकवादी भिंडरावाला के पोस्टर लगाने वालों को कोई डर नहीं है कि वो एक खालिस्तानी आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। आज कृषि कानून पर किसानों और केंद्र सरकार में 9वें दौर की बातचीत हो रही थी। तब जी न्यूज संवाददाता अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर पहुंचे, लेकिन छिपे हुए कैमरे के साथ। आगे एक ट्रैक्टर खड़ा था और बाईं ओर ट्रॉली पर कुछ पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर क्रांतिकारी यूनियन पंजाब ने लगवाए थे। आगे गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की बस खड़ी थी। बस पर पंजाबी में लिखा था किसान भाइयों के लिए विश्राम घर। हम आगे बढ़े तो इसी बस पर लगे 3 पोस्टर्स ने हमको चौंका दिया। लाल रंग में पहला पोस्टर लगा था जिस पर आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर लगी हुई थी। इस पोस्टर पर लिखा था अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पंजाब से गुजरने वाली नदियों पर कब्जा पंजाब को मिले। यानी आतंकवादी भिंडरावाले की सोच पर चलने वाले लोग भारत के गणतंत्र के खिलाफ और पंजाब को अलग देश के तौर पर मानते हैं। बस पर हरे रंग में दूसरा पोस्टर लगा था। इस पोस्टर पर लिखा था पंजाब में पैदा होने वाले गेहूं और चावल की कीमत पंजाब सरकार ही तय करे ताकि केंद्र सरकार उसे मनमर्जी की कीमतों पर ना खरीद पाए। और नीले रंग के तीसरे पोस्टर में भी वही बात लिखी थी जो लाल रंग के पहले पोस्टर में लिखी हुई थी। तीनों पोस्टर जत्था ठीकरीवाल ने लगवाए थे और तीनों पोस्टरों पर एक ही नंबर लिखा था। अगला पोस्टर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लेकर था। इस पोस्टर को भारत के गणतंत्र के खिलाफ खुली बगावत माना जा सकता है, क्योंकि 1973 में पास प्रस्ताव को ही पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद की शुरुआत माना जाता है। हम आगे बढ़े और फिर वापस लौट आए ताकि बस पर लगे पोस्टर्स के दोबारा वीडियो ले सके। आगे बढ़ने पर हमें कुछ और पोस्टर्स दिखाई दिए। इन पोस्टर्स में कृषि कानून के विरोध और आंदोलन के समर्थन में बातें लिखी गई थी। आगे बढ़ते हुए एक टेंट ने हमें बुरी तरह से चौंका दिया। ये टेंट नीले रंग का था और टेंट पर खालिस्तानी आतंकवाद के सबसे बड़े चेहरे भिंडरावाले के पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर पर पंजाबी में लिखा था कौम मांगे कुर्बानी, हरि सिंह नलवों के बेटों, नशे में बर्बाद ना हो जाना। इस तस्वीर में जरनैल सिंह भिंडरावाले की गोलियों की बेल्ट पहने हुए तस्वीर लगी हुई थी। अब जो लोग जरनैल सिंह भिंडरावाले को नहीं पहचानते उन्हें जानना चाहिए कि ये कितना क्रूर और खतरनाक आतंकवादी था। जरनैल सिंह भिंडरावाले यानी खालिस्तानी आतंक का सबसे बड़ा चेहरा, पंजाब में अलगाववाद की आग भड़काने वाला आतंकवादी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जिम्मेदार, ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिम्मेदार आतंकवादी, 83 सैनिकों की शहादत का जिम्मेदार, 492 नागरिकों का हत्यारा आतंकवादी, हिंदू सिखों में नफरत भड़काने वाला आतंकी। जी न्यूज ने इससे पहले 8 जनवरी को देशहित में दिखाया था कि सिंघू बॉर्डर पर खालिस्तानी आतंकवादी जगतार सिंह हवारा के समर्थन में भी एक टेंट लगा हुआ है और उसकी तस्वीर पर लिखा था जो हमारी नजर में योद्धा है वो हवारा तुम्हें कातिल लगता है, बस इसी कारण तुम्हारे साथ हमारी बनती नहीं सरकार। तो सवाल अब किसान आंदोलन पर है कि कैसे जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादियों के समर्थक उनके बीच घुस कर बैठे हुए हैं, कैसे खुलेआम सिंघू बॉर्डर से किसानों के नाम पर खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली। सोचिए, जहां सिंघू बॉर्डर पर खुलेआम खालिस्तान के सबसे बड़े आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरें लगी हैं, वो जगह संसद भवन से सिर्फ 35 से 40 किलोमीटर ही दूर, लेकिन आतंकवादी भिंडरावाले के पोस्टर लगाने पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा सवाल ये, जिम्मेदारी किसकी है? देशहित में हमारा सवाल ये भी कि सिंघू बॉर्डर को खालिस्तान का अड्डा बनने की छूट कैसे दी जा सकती है, बनाने की छूट कैसे दी जा सकती है? भिंडरावाले की तस्वीर लगाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही?
क्या भिंडरावाले केंद्र सरकार के लिए आतंकवादी नहीं है? सोचिए, अगर भिंडरावाले की जगह किसी प्रदर्शन में आतंकवादी हाफिज सईद की तस्वीर लग जाती तब क्या होता? हाफिज सईद के पोस्टर लगाने वाला जेल में होता, जबकि आतंकवाद की सोच में भिंडरावाले कहीं से कम नहीं था। और किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री के सबूत एक बार नहीं कई बार सामने आ चुके हैं और इसीलिए सवाल उठने लाजमी है। आज किसान आंदोलन में खालिस्तान के सबसे बड़े आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले के टेंट गड़े दिखाई दे रहे हैं। खुलेआम उसके पोस्टर लगे हुए हैं। यही भिंडरावाले खालिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा दिमाग था। वो खुद को संत कहता था, लेकिन पाकिस्तान की मदद से सिखों को अलग खालिस्तान के लिए भड़का रहा था। भिंडरावाले समर्थक खालिस्तानी आतंकवादियों ने 1984 में सिख पुलिस अधिकारियों और हिंदू नागरिकों की हत्या की और पवित्र स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। भिंडरावाले और उसके समर्थक आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर में भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 31 मई 1984 को उस वक्त मेजर जनरल रहे कुलदीप सिंह बरार को स्वर्ण मंदिर को मुक्त करवाने के लिए कहा, लेकिन खालिस्तानी आतंकवादियों की मोर्चेबंदी इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर में टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। फौज में बहुत ज्यादा सिख लोग आए और फौज में पहले बगावत कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार बगावत हुआ। सरकार और फौज दोनों बहुत नाराज था। उन्होंने इनकार किया, उन्होंने बोला कि कोई बगावत नहीं हुआ, लेकिन बगावत हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले मारा गया, लेकिन वो खालिस्तान के समर्थकों का मसीहा बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज होकर इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब से खालिस्तानी आतंकवाद को उखाड़ फेंका, लेकिन कई दशकों के बाद ये पहली बार है जब सिंघू बॉर्डर पर इस तरह खुलेआम खालिस्तान का समर्थन हो रहा है और ये देश हित के खिलाफ बेहद खतरनाक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.